किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मुगल वाला चैप्टर भी क्या तुमने पढ़ा है? पढ़ा है जी, हाँ लगन से पढ़ा है जी। करो। तो बताओ 12th के चैप्टर में क्या लिखा है? बेटा झांकने लगा ना बगले। नई किताब नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ही बंगले झांकेगा और एग्जाम के वक्त में दूसरों की कॉपी में झांकेगा। देखा आपने? मेरे इस बंदरू को अदरक का स्वाद तो पता है ही नहीं, यह भी नहीं पता कि एनसीईआरटी की किताबों में क्या क्या गायब हो गया है और क्या क्या शामिल हो गया है। शर्म करो बंदरू। तो हजरात, हमारे देश की राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी, उसने अपने 6ठी से लेके 12वीं तक की कुछ किताबों के चैप्टर और लाइनें हटा दिए, बाकायदा हटा दिए, बोले तो बदल दिए। और इसी अदला बदली पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। इन किताबों से क्या क्या और कितना कितना हटाया गया है, यह तो खैर मैं आपको बताऊंगा ही। नहीं, पहले यही बताओ। देख रहे हैं आप, बंदरू की भी हिस्ट्री में कैसी दिलचस्पी पैदा हो रही है। तो सुनो, संक्षेप में बताता हूं। हाँ, उससे पहले यह बता दूं, और यह बताना बेहद जरूरी है कि एनसीईआरटी ने अपनी किताबों से पूरा मुगल साम्राज्य नहीं हटाया जैसा कि कुछ लोग बोल रहे हैं। उसने कुछ चुनिंदा चैप्टर्स हटाए हैं और कुछ चुनिंदा लाइनें हटाई हैं। जैसे कि नाथूराम गोडसे हिंदू कट्टरपंथी अखबार के एडिटर थे, यह हटा दिया है। यह भी हटा दिया है कि महात्मा गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों से कुछ कट्टरपंथी हिंदू इस कदर नाराज थे कि वो कई बार उनकी हत्या की कोशिश कर चुके थे। और यह भी हटा दिया गया है कि गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गुजरात दंगों से जुड़ी कुछ लाइनें भी हटा दी गई हैं। मुगल वाला बताओ ना शेखू। देखा आपने, सबको मुगल वाले चैप्टर में ही दिलचस्पी है और किसी पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। मुगल वाला भी बताऊंगा बेटा, धैर्य सिंह बंदरू, धीरज रखो। लेकिन उससे पहले यह सुनो कि इस सारे मामले पर हटाने वाले का क्या कहना है, यानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी जी का क्या कहना है, यह सुनो। झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपने इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। सच्ची में कोविड-19 सच में बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। इतनी खतरनाक कि इस कोरोना की वजह से हमारे इस समय के लोगों पर ही असर नहीं पड़ा, 500 साल पीछे के लोगों पर भी असर पड़ रहा है। वो भी इस बीमारी से खत्म हो रहे हैं। लेकिन सकलानी जी कह रहे हैं कि ना जी ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिक्कत है ही नहीं। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है, उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो सकलानी जी तो कह रहे हैं कि ये जो सिलेबस से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट किया गया है, ये बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए किया गया है। जबकि देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि ये सब पुराने बोझ को कम करने के लिए किया जा रहा है। मुगलों ने इस देश को लूटा है, हम लूटने वालों का इतिहास लिखेंगे क्या? और जो राष्ट्र के लिए, जिसने देश के लिए मर मिटने का काम किया है, इतिहास उसकी लिखी जाती है। जिन्होंने इस देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है, और जिन्होंने आके बलात् यहाँ के ऊपर धर्म परिवर्तन कराए हैं, जजिया जैसा कर जिन्होंने लगाया, उनको इस देश में पढ़ाया जाएगा? वो क्या हमारे कभी गुरु हो सकते हैं? उनसे हमें सीख मिलेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी लगभग यही बात बोल रहे हैं। जो टीका टिप्पणी करते हैं करें, सच बताना, सच दिखाना, सच पढ़ाना
यह दायित्व है वर्तमान का और वो निभाया जा रहा है। और लगभग यही बात देश के शिक्षा मंत्री गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं कि हमें नया इतिहास लिखने की जरूरत है और नया इतिहास लिखने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही है, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए। यानी एनसीईआरटी जो वजह बता रही है और ये जो बात हम सुन रहे हैं उनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए ओवैसी साहब इस मामले में चुटकी बजा के खूब चुटकी ले रहे हैं। चीन हमारे प्रेजेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथूराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। अब नेताओं के अलावा इतिहासकारों की भी सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें फिर। आपने सबकी सुनी। अब अंत में अपने देश के कर्णधारों से मेरा भी कुछ कहना है और मेरा यही कहना है कि पढ़ाया सब कुछ जाना चाहिए। हम राम को पढ़ते हैं तो साथ में हमें रावण को भी पढ़ना पड़ेगा, कृष्ण को पढ़ेंगे तो कंस को भी पढ़ना पड़ेगा, अर्जुन को पढ़ेंगे तो दुर्योधन को भी पढ़ना पड़ेगा, गांधी को पढ़ते हैं तो गोडसे को भी पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास से सबक लिया जाता है। इतिहास के सबक मिटाए नहीं जाते। जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है और इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करता। बस यही कहना था, अगर ज्यादा कह दिया तो मुझे माफ करें। बिहार में एमएलसी के चुनाव में महागठबंधन की हुई हार, उधर नीतीश बाबू कर रहे हैं इफ्तार पे इफ्तार। बहुत अच्छा शेर है शेखरू। अरे यार, तू बंदरू का बंदरू ही रहेगा। अरे ये शेर नहीं, ये बिहार की राजनीति की हकीकत है। बिहार की राजनीति अभी दिलचस्प दौर से गुजर रही है। बिहार विधानसभा परिषद के चुनाव में 3 जगहों पर महागठबंधन की हार हो गई है। कायदे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिंतित होना चाहिए था, लेकिन ना जी ना, वो मस्त हैं और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। आप सब जानते हैं कि राजनीति का मूड परखने का एक तरीका चुनाव होता है। अभी यानी इसी हफ्ते बिहार विधान परिषद के लिए 5 सीटों पर शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए चुनाव के परिणाम आए, जिसमें महागठबंधन सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और 2 पर उसकी हार हो गई। कहां ये भी तो बताओ। पहली बड़ी हार तो हुई सारण में, जहां प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से जुड़े अफाक अहमद चुनाव जीत गए। और महागठबंधन की दूसरी बड़ी हार हुई है गया में, जहां आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे पुनीत कुमार सिंह चुनाव हार गए। इन वजहों से बिहार विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। अब तक वहां सबसे बड़ी पार्टी नीतीश बाबू की जदयू थी। बिहार विधान परिषद में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी इस परिणाम से बड़े गदगद हैं। बोले तो बहुत गदगद। बड़े ही गर्व के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नीतीश बाबू पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि शायद नीतीश बाबू बीमार पड़ गए हैं, उनको इलाज की जरूरत है। आदरणीय नीतीश बाबू से लोग थक चुके हैं।
बिहार के लोग पूरी तरह थक चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहीं बीमार तो नहीं है, उनको इलाज की जरूरत तो नहीं है। अरे ऐसा नहीं है स्मार्ट जी, मेरा मतलब है सम्राट जी। नीतीश जी एकदम बम बम है और इफ्तार पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और खुद भी इफ्तार पार्टियां दे रहे हैं। बात करते हैं अपनी पार्टी के ही एक विधान पार्षद खालिद अनवर द्वारा दी गई उस इफ्तार पार्टी में भी वो शामिल हुए जिसमें पीछे लाल किले का बैकड्रॉप बना था। हाँ, आप सोच सकते हैं कि लाल किले का बैकड्रॉप होने का क्या राजनीतिक मतलब हो सकता है। इसके बाद नीतीश बाबू ने खुद भी इफ्तार पार्टी दी। ये देखिए और सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, वो भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। और ये सब बीजेपी को नहीं सुहा रहा है, इसलिए बीजेपी का बड़का बड़का नेता नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है और उनको सलाह भी दे रहा है। बोले तो एडवाइस, वो भी एकदम फ्री ऑफ कास्ट। कौन टोपी पहनूं, छोटा वाला टोपी पहनूं? मैं तो कहूंगा अभी चुनाव में देरी है, हज भी कराएं तो कोई दिक्कत नहीं। असल में क्या है कि बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी के माध्यम से कौन सा खेल खेलते हैं। पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की, तब बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों साथ साथ सरकार में थे। बीजेपी वालों को मालूम नहीं हुआ कि क्या हो रहा है और नीतीश जी राबड़ी देवी के यहां इफ्तार की दावत में चले गए। उसके बाद क्या हुआ आप सब जानते ही हैं। नीतीश जी बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ आरजेडी के साथ चले गए और बीजेपी आज तक हाथ मल रही है और कसमसा रही है। इसलिए नीतीश बाबू की इफ्तार पॉलिटिक्स बीजेपी को बिल्कुल नहीं सुहाती है, फूटी आंख नहीं सुहाती है। कांग्रेस पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जबरदस्त ट्विटर आक्षरी चल रही है। ट्विटर आक्षरी, ये क्या बला है शेखर? मुझे मालूम था तो यही सवाल मुझसे करने वाला है। देखो मैं समझाता हूं। एक होती है अंताक्षरी जिसमें दो लोगों या दो टीमों के बीच किसी गाने के आखिरी शब्द को लेकर गाना सुनाने की प्रतियोगिता होती है। लेकिन बंधु जमाना बदल गया है, इसीलिए स्मार्टफोन के जमाने में ट्वीटाक्षरी शुरू हो गई, यानी ट्विटर पर बयानबाजी। इसी को आसान भाषा में ट्विटराक्षरी कहते हैं। पिछले 2-3 दिनों से कांग्रेस पार्टी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बयानबाजी की भी प्रतियोगिता हो रही है और ट्विटराक्षरी की भी। आप सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 साल पहले तक कांग्रेस में थे। न सिर्फ कांग्रेस में थे बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खासम खास थे, यानी द ब्लू आइड बॉय। लेकिन राजनैतिक इतिहास हमें यह भी बताता है कि राजनीति में जो आज आपका ब्लू आइड बॉय है वो कल को आपको लाल आंखें भी दिखा सकता है। वक्त और सत्ता को देखते ही ऐसे लोग दल बदल और दोस्त बदल कर लेते हैं, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। एग्जैक्टली। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी राजनीतिक रिवाज का पालन करते हुए 3 साल पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और फिर वहां केंद्रीय मंत्री बन गए। उनके ऐसा करते ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिर गई, क्योंकि सिंधिया समर्थक कुछ विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ दी। और अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने वाले हैं, तो सिंधिया को लेकर राजनीति गरमा रही है, क्योंकि ग्वालियर का इलाका उनके प्रभाव का है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी सिंधिया को घेरने में लगी है और सिंधिया कांग्रेस को। पहले आप इन दोनों पक्षों के आरोपों को सुन ले, फिर उसके बाद ट्विटर आक्षरी पर आएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में क्या कहा, पहले यह सुनिए। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। अगर ये अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो क्या है? मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित
और अपमानित करने का काम किया है। जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा और देश के विरुद्ध कार्य करने की विचारधारा। इसके बाद आप यह सुनिए कि कांग्रेस की तरफ से सिंधिया जी पर किसने और कैसे कैसे जवाबी आरोप लगाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वक्तव्य सुन के मुझे एक बात याद आई कि इस व्यक्ति को अपना जमीर गिरवी रखने में और आंख की शर्म बेचने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। जिस पॉलिटिकल रेलेवेंस की वो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं और जिन्होंने राहुल गांधी को स्वार्थी कहा है, ये खुद अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अगर वजूद की लड़ाई नहीं होती तो इस तरह के अनर्गल बयान नहीं देते। हम तो नरेंद्र मोदी जी को भी एक दोस्ताना सलाह देंगे। जिस व्यक्ति को राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इतना आगे बढ़ाया, ना केवल सांसद बने, मंत्री बने, कम उम्र में मंत्री बने, वो जब कांग्रेस के नहीं हुए तो मोदी जी आपके क्या होंगे। जहां तक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से गिराया, किसी और के ऊपर लांछन लगाने का कोई हक नहीं है। आप लोगों ने जो सुना वो तो सामान्य राजनीतिक आरोपबाजी है, लेकिन इस विवाद का जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो ट्विटर पर दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला ट्विटर वीर जयराम रमेश जी ने। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में सिंधिया राजघराने की भूमिका को लेकर कुछ मुद्दे उठाए। जयराम रमेश ने अपने एक ट्वीट में कहा कि इतिहास की कोई भी किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब में सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। एक दूसरे ट्वीट में जयराम रमेश ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की एक पंक्ति का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। और जवाब में सिंधिया जी ने क्या किया? सिंधिया ने भी कई जवाबी ट्वीट किए बंदरू, पर सबसे अजीब बात उन्होंने क्या की पता है? उन्होंने सिंधिया परिवार की भूमिका का बचाव करते हुए पंडित नेहरू की किताब को कोट किया। ज्योतिरादित्य जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ तो अपने राजनीतिक भविष्य का ख्याल रखिए। बीजेपी में होते हुए भी आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताबें पढ़ रहे हैं और उनसे उद्धरण दे रहे हैं। आप कुछ और इतिहासकारों को पढ़कर उनसे उद्धरण दीजिए। आप राहुल गांधी पे निशाना साध रहे हैं, ये तो बीजेपी को ठीक लगेगा, लेकिन नेहरू जी की किताबें पढ़ रहे हैं, ये बात बीजेपी को अच्छी लगेगी क्या? सोचिए। माना कि आप पुराने कांग्रेसी हैं और पुरानी आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं, लेकिन बीजेपी में रहना तो जवाहरलाल नेहरू के लिखे से दूरी बनानी होगी। अपनी लाइब्रेरी से जितनी जल्दी हो सके नेहरू जी के लिखे किताबें हटा लीजिए, तभी मौज से बीजेपी में रह पाएंगे। समझ गए? और ट्विटर अक्षरी का क्या हुआ शेखरू? अरे यार, अच्छा याद दिलाया, उसे तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू बंधु। ट्विटर अक्षरी को आज आगे बढ़ाया राहुल गांधी ने। अपने एक ट्वीट में उन्होंने एक कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आज यह सवाल उठाया है कि अंबानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। जरा अपने दर्शकों को दिखाइए कोड लैंग्वेज में लिखा राहुल का वो ट्वीट। ये देखिए, इसमें बीच में तो अडानी साफ साफ लिखा है, बाकी किस किस के नाम है। ऊपर से पढ़ने में समझ में पहला तो गुलाम लगता है। क्या इसका मतलब गुलाम नबी आजाद है? दूसरा नाम साफ है सिंधिया, और तीसरा नाम लग रहा है किरण। क्या इसका मतलब किरण कुमार रेड्डी है? चौथा नाम है हिमंता। क्या इसका मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा है? और पांचवा नाम है अनिल। क्या ये अनिल एंटनी की तरफ इशारा है, जो एके एंटनी के बेटे हैं और अभी अभी बीजेपी में शामिल हुए? अनिल एंटनी ने इसे रीट्वीट कर राहुल गांधी से कुछ सवाल भी पूछे हैं। वैसे मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सजा पाने के बाद लगता है राहुल जी कुछ ज्यादा ही सावधान हो गए, इसलिए ये पूरा ट्वीट कोड लैंग्वेज में लिखा गया है। बूझो तो जाने।
अभी ले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए इफ्तार पर तकरार। देखते रहिए पोल खोल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।